जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी एएसओ के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपका सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि सभी टॉपिक को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो यूनिट 1 है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके जो कई सब टॉपिक दिए गए हैं, उसमें पहला जो टॉपिक है आपका बुक कीपिंग मीनिंग एंड प्रोसेस, उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना ताकि हर चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि नए नए अपडेट्स जब भी हम आपके लिए लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैश गुड्स एसेट्स इन्वेस्टेड बाई प्रोप्राइटर्स इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर कोई लाभ कमाने के लिए मालिक द्वारा व्यवसाय में निवेश की जाती है, चाहे नकदी हो या सामान हो या संपत्ति हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका डेफिनेशन पूछा गया है। तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल। कैपिटल हो जाएगा। इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ कैश गुड्स एसेट्स which is initially invested by the proprietor while commencing business is called assets. इट इज़ इन्वेस्टेड टू अर्न प्रॉफिट, यानी जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज़ कॉल्ड। इन सभी व्यापारिक लेन देन को पुस्तकों के एक सेट में व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की जो कला होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के डेफिनेशन आपको पता है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द बिजनेस ऑफ ए कंपनी रेगुलरली। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ कंपनी। तो ये डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बुक कीपिंग। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है जो बुक कीपिंग है ये क्या है? ये आर्ट है या साइंस है या आर्ट और साइंस दोनों है? तो आपको ये पता होना चाहिए बुक कीपिंग दोनों है, यानी आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मिलते हैं। बुक कीपिंग इज़ नोन एज बोथ आर्ट एंड साइंस। इट इज़ एज साइंस, इसको सॉरी इट इज़ कॉल्ड एज एन आर्ट। आर्ट को हम क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्ड क्रिएटिविटी जजमेंट स्किल टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स, इसलिए हम इसको आर्ट कहते हैं। साइंस भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आपका बुक कीपिंग है आर्ट और साइंस दोनों है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है डैश इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या होता है? पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें सबसे जो प्रॉपर आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई एंड लास्ट स्टेप टू कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो इसका पूछा गया है, तो ये अंतिम चरण क्या होगा? तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, द पर्सन फॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर गुड्स परचेज्ड और सर्विस रिसीव्ड इज कॉल्ड, यानी कि वह व्यक्ति या फर्म या संस्था जो खरीदे गए सामान या प्राप्त सेवाओं के लिए नकद भुगतान नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेटर। The person, firms or an organization who takes goods or services on credit from a business are called debtor of the business. In other word कह सकते हैं the person, firms, an organization who owes money or money is worth to the business is called debtor. यानी वह व्यक्ति, फर्म, संगठन जो व्यवसाय के सामान या सेवाएं उधार लेता है, यानी व्यवसाय का लेन देन कहलाता है, उसे देनदार कहलाता है, उसको हम डेटर कहते हैं, सिंपल भाषा में कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस व्यक्ति, फर्म या संगठन पर व्यवसाय के लिए धन या धन का मूल्य बकाया रहता है उसे क्या कहते हैं? ऋणी कहते हैं।
आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको आता है। पूछा गया है व्हेन द जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में जीएसटी किस दिन लागू किया गया था, उसका डेट बताना है। ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2018, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2019, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिख भेजना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, यानी माप की सामान्य इकाई, माप की एक सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग डैश को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन है आपके पास ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कंपेरेबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट्स and common format of reporting. It is the most important quality of accounting information. Comparability means accounting information of a current years can be compared या comparable with that of the previous year. इससे हम क्या करते हैं, लेखांकन की जानकारी जो तुलनीयता होती है, उसकी विशेषता होती है, किससे हम तुलना कर सकते हैं करंट ईयर्स को प्रीवियस ईयर से। अगला क्वेश्चन है which of the following या which qualitative characteristics of accounting information are reflected when accounting information is clearly presented। पूछा गया है जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी जब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी उसका सही होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे पहला है आपका रिलायबिलिटी है, दूसरा है आपका रेलिवेंस है, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी है और चौथा है आपका कंपेरेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो थर्ड वाला है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपका अकाउंटिंग का, तो ये आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग and summarizing all business transaction in order to know the फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, यानी वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पूछा गया है यहाँ पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग डेफिनेशन आपको पता है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in term of money transaction and events which are in the part of least at least or a financial characteristics and interpreting the result of thereof। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बताया गया है कि कौन सा एक व्यापारिक लेन देन नहीं है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं ब्रॉड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस, ये तो है, पूछा गया यहाँ पर नहीं है, पूछा गया तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो पहला तो है, दूसरा पेड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ₹5,000, ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, ये नहीं होगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा गया नहीं है और बाकी सही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, XYZ वांट्स टू बाई अ बिल्डिंग फॉर हर न्यू बिजनेस टुडे, यानी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको एक बिल्डिंग खरीदना है, कैसे लीज पर या कैसे भी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखना है निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रासंगिक होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिमिलर बिजनेस अक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर रुपीज़ जो है 10 लाख, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और डाटा ऑन, यानी लेखांकन डाटा या जानकारी प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। पहला है इनकम एंड कॉस्ट फॉर
मैनेजर, ये सही है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा गया है लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोसेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे आपसे पूछा गया, यानी बिना किसी भौतिक अस्तित्व के लेन देन मूल्य रखने वाली दीर्घकालिक संपत्ति को हम क्या कहते हैं। तो इसका होता है इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट ऑल राइट्स that have value are known as intangible assets. An intangible assets is an asset that is not physical in nature. Goodwill, brand recognitions and intellectual property such as हम कह सकते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सभी जो है इंटेंजिबल के एसेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसी संपत्ति जो दीर्घकालीन समय के लिए ली जाती है, बस अस्तित्व में नहीं होती वैसे, लेकिन उसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट, इस सभी को हम कंसिडर करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अगला क्वेश्चन है द एसेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट टाइम, कंसिडर कर सकते हैं। जैसे 1 साल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, या 1 साल से कम होता है, ऐसी संपत्ति जिन्हें हम कम अवधि यानी 1 साल या उससे कम समय के लिए आसानी से नकदी में परिवर्तन कर सकते हैं या किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स, उसे हम क्या कहते हैं करंट एसेट्स। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। करंट एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजली विद इन ए शॉर्ट टाइम, यानी शॉर्ट टाइम यानी 1 साल या उससे कम समय का होता है, तो उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। अगला है कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो कॉपीराइट है या ये सब चीज़ें हैं, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, उनको हम किस के अंदर कंसिडर करते हैं, तो वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। हाउएवर दे मे बी आल्सो रिपोर्टेड एज करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। ये सब एग्जांपल किसके, इंटेंजिबल एसेट्स। अगला क्वेश्चन है द डेट विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी 1 साल या उससे कम, इस रेफर्ड एज, उसको क्या कहते हैं, किस में रेफर करते हैं। तो ये सब होती है करंट लाइबिलिटीज़, यानी जिन ऋण को अल्प अवधि यानी 1 साल या उससे कम समय के भीतर चुकाना होता है, उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। द डेट to be repaid within a very short time, approximately less than 1 year, are known as करंट लाइबिलिटीज़। तो ये क्वेश्चन से आने वाले वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसी के माध्यम से पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल पर असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी सहायक लेखाकार और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता है ई बुक के फॉर्म में, और प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, और टेस्ट होता है एवरी वीक, कह सकते हैं वीकली टेस्ट होता है, यूनिट वाइज होता है कुछ, और कुछ जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो जो कैंडिडेट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एकदम रीजनेबल प्राइस में, तो उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर देखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम और कोर्स का नाम, जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करें असिस्टेंट अकाउंट लेकर भेज दीजिए, या एसओ की तैयारी करते हैं एसओ की को लेकर भेज देना, वहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक बार ज़रूर आप विज़िट करें। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।